दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक और हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट सीवान के बारे में। सीवान की सियासत में इन दिनों क्या चल रहा है। जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से यहाँ का सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। हम तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहाँ की राजनीतिक गलियारों गूंजते दिख रहे हैं। आम जनता भी इस तरह के कई सवाल कर रहे हैं, जिस पर पहले हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, क्या ऑटो रिक्शा तीर व लालटेन के ऊपर चल रहा है? यानी आप समझते हैं कि ऑटो रिक्शा निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब का चुनाव चिन्ह है, जबकि तीर विजय लक्ष्मी व लालटेन अवध बिहारी चौधरी का। पहली बार सीवान के इतिहास में त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है। इससे पहले जो भी चुनाव यहाँ हुए हैं, सीवान में आर पार की लड़ाई होती रही है, यानी एनडीए वर्सेस यूपीए की लड़ाई चली है आर पार की। लेकिन पहली बार एक निर्दलीय के कारण यहाँ का माहौल त्रिकोणात्मक होता दिख रहा है, जिस कारण माहौल काफी रोचक हो गया है। दोस्तों, दूसरी बात, यहाँ माई समीकरण पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है और एक नया समीकरण बनता भी दिख रहा है। और यह नया समीकरण जो दिख रहा है, हेना के लिए काफी बेहतर संकेत मान रहे हैं। यानी वहां के लोग हेना साहब के लिए यह बेहतर संकेत मान रहे हैं। 3 बार पार्टी की टिकट से चुनाव हार चुकी हेना साहब निर्दलीय मैदान में है। अच्छा अनुभव उनके पास अभी के समय में है और उसका लाभ उन्हें मिलता दिख रहा है। नया समीकरण कौन सा तैयार हो रहा है, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ की फिजाओं में जो नया समीकरण है, उसे भी आप जान लीजिए। जो चर्चाएं हो रही है, मुस्लिम, ब्राह्मण, राजपूत व अति पिछड़ा, यही हवा यहाँ की फिजा में यहाँ है। ठीक है, वैसे यह तो वक्त तय करेगा कि यह नया समीकरण कितना कामयाब है, लेकिन अभी यह समीकरण अन्य प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है। आइए अब दूसरे प्रत्याशी विजय लक्ष्मी की हम चर्चा करते हैं। यानी एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी पहली बार चुनावी मैदान में है। उनके पति रमेश कुशवाहा पूर्व विधायक रह चुके हैं और सियासत के माझे हुए खिलाड़ी हैं। दोस्तों, विजय लक्ष्मी के पास भले ही चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है, लेकिन उनके पति का भरपूर सहयोग मिलता दिख रहा है। रमेश कुशवाहा को यानी विजय लक्ष्मी को इस बार के चुनाव में एनडीए के परंपरागत वोटों के साथ कुछ और भी वोट मिलने की संभावना है और वे इसके लिए काम कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एनडीए का परंपरागत वोट मिलेगा। इसके अलावा वे भाकपा माले के कार्यकर्ताओं के यहाँ पिछले दरवाजे से दस्तक भी देते नजर आ रहे हैं। वैसे इस चुनाव में क्या होगा, ये भी समय तय करेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि रमेश कुशवाहा भाकपा माले के
पहले कद्दावर नेता रहे हैं। एक बार सीवान से वे चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन शहाबुद्दीन का सामना नहीं कर पाए थे। उसके बाद वे जदयू का दामन थामे और अभी जदयू में। ठीक है, अब आइए तीसरे प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अवध बिहारी चौधरी वैसे तो साफ सुथरे छवि के नेता हैं। इनकी सियासत भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ की जमीन पर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और अभी सीवान सदर के ये विधायक भी हैं। माई समीकरण के टूटने के कारण बड़ा झटका इन्हें लगता नजर आ रहा है। अब कितना टूटेगा यह समय तय करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए यहाँ की और गतिविधियों को हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सीवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी धरती रही है। मौलाना मजहरुल हक की धरती रही। यहाँ की सियासत हमेशा से पूरे देश को संदेश देती रही है। आईना दिखाने का काम भी यहाँ की सियासत ने समय समय पर की है। दोस्तों, आप यहाँ के सियासी समीकरण को भी समझते हैं और पूरी नज़र भी रखते हैं, लेकिन चलते चलते सियासी समीकरण को भी हम, जो जातीय समीकरण जिसे आप कहते हैं, उसकी भी हम चर्चा कर लें तो बेहतर है। दोस्तों, यहाँ अब तक 16 चुनाव हुए हैं, जिसमें 9 बार मुस्लिम चेहरे को जीत मिली है। आपको बता दूं कि गफूर साहब जो मुख्यमंत्री बने इसी मिट्टी के थे, यानी यहीं से चुनाव जीते थे। दोस्तों, आइए जातीय समीकरण। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफ़ी है। 4 लाख से ऊपर मुस्लिम वोटर्स हैं। 2.5 लाख जादव हैं। कुशवाहा 1.25 लाख के करीब हैं। सहनी यानी मल्लाह वोटर्स भी 80,000 हैं। सबसे अधिक स्वर्ण वोटर्स हैं, जो हमेशा निर्णायक साबित होते हैं। इसके अलावा 2.5 लाख अति पिछड़ा भी है। ठीक है दोस्तों, आइए विधानसभा भी हम जान लेते हैं कि इसके अधीन कौन कौन से विधानसभा है। ठीक है दोस्तों, जीरादेई, सीवान, दरौली, रघुनाथपुर, दरौदा व बढ़हरिया। ठीक है, इसमें एक सीवान पर आरजेडी का कब्जा है, जबकि जीरादेई पर सीपीआईएम है। दरौली आरक्षित सीट है। रघुनाथपुर भी आरजेडी के कब्जे में है। वहीं दरौदा बीजेपी के पास है, जबकि बढ़हरिया भी आरजेडी के पास। तो यही यहाँ के हालात हैं। तो दोस्तों, क्या होगा चुनाव में यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो समझ लीजिए कि यहाँ का माहौल काफ़ी रोचक हो गया है और पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। चर्चा यह भी हो रही है राजनीतिक गलियारों में कि हेना को एनडीए का भी बैक दरवाजे से समर्थन मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा यहाँ की सियासत में, क्या होगा चुनाव परिणाम। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।